अंबानी जी की बेटी की शादी हुई, कितने पैसे खर्चा हुए, इनके पैसों का ब्यौरा कौन मांगेगा? सरकार मांगेगी ना। बिहार हमें आईएएस देता है, पीसीएस देता है, हमें अच्छे अच्छे राजनेता देता है। आपको क्या लग, आप इसको हल्के में मत लीजिए जो नगर पालिका में घर नहीं चढ़े हैं। इसलिए कह रही हूँ हल्के में मत लीजिए, क्योंकि सरकार जो अभी प्रेजेंट टाइम की सरकार है, 2-2 मिनट पर तो बुलडोजर चला रही है वो। आपके घर के डॉक्यूमेंट्स पूरे ही नहीं है। हाँ। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स पूरे गरीब आदमी करे कैसे? नगर पालिका में इतना करप्शन। अच्छा ये बताइए, झोपड़ी डाले हुए आदमी है वो आपको 5,000 रुपए दे देगा? कहाँ से दे देगा? नहीं दे पाएगा ना। अब नगर पालिका में घर ही नहीं चढ़वा पा रहा है। जब वो नगर पालिका में घर ही नहीं चढ़वा पाएगा अपना, तो प्रूफ कैसे करेगा कि वो बहराइच का मतलब बहराइच की जो नगर पालिका का क्षेत्राधिकार है उसका नागरिक है वो? भाई उसका घर चढ़ा होना चाहिए। अब हो गया हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, आदमी जाता है रजिस्टर में नाम, अरे आपको मैं बता दूं बहराइच में तो रजिस्टर में नाम आपको ढूंढने के लिए दे दिया जाता है। नगर पालिका में आप जाओ ढूंढ के, खुद ही ढूंढ लो, खुद ही ढूंढ लो। अब ये बताइए जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, और चलो मान लो पढ़ा है थोड़ा बहुत, उसको क्या मालूम रजिस्टर में नाम कैसे ढूंढेंगे? आपने नंबर वाइज लिखा है, अल्फाबेट वाइज लिखा हुआ है, रजिस्टर में वो नाम ढूंढने का आपको किस बात का पे मिल रहा है नगर पालिका से? उसका काम सिर्फ इतना है एक आदमी का कि वो अपनी स्लिप को ले या अपनी रजिस्ट्री को ले, आपके पास जाए और आपसे कहे कि ये मेरी रजिस्ट्री है, ये मेरी स्लिप है, आप मेरा घर नगर पालिका में दर्ज कर दीजिए। इसकी जो जेन्युइन फीस है नगर पालिका की, वो फीस आप लीजिए, जो फॉर्म है उस फॉर्म की फीस लीजिए। इससे ज्यादा अगर आप उससे मेहनत करवाओगे तो वो नगर पालिका में अपना घर दर्ज करवाने नहीं आ पाएगा, वो दौड़ ही नहीं पाएगा। और क्या मुद्दे हैं आपके पास, बेसिक मुद्दे जिस पर आप काम करेंगे? देखिए बेसिक मुद्दे बहुत सारे हैं, जैसे बहराइच के अंदर बहुत साफ सफाई वाला तो एक है ही है सबसे बड़ा हमारे पास। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बहराइच में अब प्लाटिंग स्टार्ट हो गई है शहर से जुड़ के। हाँ। तो प्लाटिंग उटपटांग होती हैं, मतलब एक रास्ता है तो दूसरा रास्ता है ही नहीं। अगर आपको 4 घर के बाद अगर आपको रास्ता चाहिए तो पता चले आप 2 किलोमीटर घूम कर आ पा रहे हैं मेन रोड पर। तो जैसे प्लाटिंग करने से पहले आपको अपना एक मैप हमको दे दीजिए, जो अगर नगर पालिका से जुड़ी हुई जमीन है तो। अगर वो शहर से जुड़ी हुई जमीन नहीं है तो अलग बात है, लेकिन अगर शहर से जुड़ी हुई जमीन है तो इसका मैप बनाकर आप हमको दे दीजिए कि आप उसकी रोड कैसे निकालेंगे, वो मेन रोड से जुड़ कैसे रही है, उसके बगल में बसी हुई बस्तियों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो उससे क्या होगा कि आप एक अच्छा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शहर में डेवलपमेंट पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको रोड पे भी तो ध्यान देना पड़ेगा, उसकी गली पे ध्यान देना पड़ेगा। अब एक गली ऊँची है, एक गली नीची है, पानी भर रहा है, तो जो इंजीनियर होता है वो भगवान तो होता नहीं है, वो तो मैप ही बनाएगा ना उसको निकालने का। तो ऐसा अगर देखा जाए तो इन सब चीज़ों पे भी हमें काम करना है। और बहराइच की नगर पालिका में बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं पुरानी, इनके जो पेपर्स हैं, इनके पेपर जब लोग मांगने जाते हैं कि हमारा बहुत पुराना घर है, इसका बहुत पहले पेपर हमारा दर्ज हो गया था लेकिन अब हमें मिल नहीं रहा है, वो फाइलें मिलती नहीं है। अच्छा, तो इंसान को अपने डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिल पाते हैं। तो ये तो डिपार्टमेंट का काम है ना, नहीं मिल तो पाते, डिपार्टमेंट जो है नगर पालिका का वो किसके हाथ में होता है? चेयरमैन के हाथ में। ऑब्वियस सी बात है, चेयरमैन ऑर्डर कर देगा कि नगर पालिका की सारी फाइल एक तरफ कर दीजिए जो अरे आपका है, और नगर पालिका में आप हर मोहल्ले की अपनी अपनी फाइलें अलग अलग कर दीजिए। उससे आपको भी बड़ी आसानी हो जाएगी और जनता को भी आसानी हो जाएगी। भाई वो गया, हम फला वार्ड से हैं, इस एरिया में हमारा घर पड़ता है, हमारी फाइल निकाल दीजिए, हमारा नगर पालिका में घर चढ़ा दीजिए, अगर चढ़ा है, और हमें देख दीजिए कितना टैक्स बचा हुआ है क्या है उसके अंदर, हमें कितना और जमा करना है, क्योंकि आजकल के टाइम में सबसे ज्यादा तो डॉक्यूमेंट्स पे ही बात हो रही है ना। और तो उस डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कराने का हमारा काम है। जनता से जुड़ेंगी कैसे? ऐसे कौन सा कोई टॉपिक होगा ना जिस पर आप जुड़ेंगी जनता से? देखिए बहराइच में आजकल ऑटो रिक्शा बहुत बड़ा रीजन है, एक्सीडेंट होते रहते हैं अक्सर। बहराइच में देखिए ई रिक्शे तो बाकी में बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। इसका रीजन जानते हैं क्या है? जब किसी के पास रोजगार ही नहीं है, कोई काम आप ठेला लगाने नहीं दे रहे हो, आदमी क्या करे? ठेला लगाता है तो पुलिस डंडा मार के हटा देती है, ऑटो रिक्शा चलाता है तो भाई भीड़ बढ़ रही है। तो आपको तो अपने शहर के अंदर कुछ चीजें लानी पड़ेंगी। जैसे आप बहराइच में ई रिक्शा
का एक रोड मैप बना दीजिए, रिक्शा ऐसे जाए लेकिन उस रास्ते से आए नहीं, दूसरे एरिया से घूम के आ जाए। तो इस तरीके से थोड़ा-सा आप ट्रैफिक कंट्रोल करवा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि बैटरी रिक्शे वालों के चार्जिंग पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं। आप नगर पालिका के पास में इसकी चार्जिंग पॉइंट दीजिए कहीं न कहीं इनको, उससे भी इनको बेनिफिट होगा, क्योंकि भाई बहराइच की जनता के बारे में आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? और ई-रिक्शा भाई जो है अब ऐसा तो है नहीं कि इंसान उसे छोड़ देगा, चलाएगा ही। अगर आपको ई-रिक्शा की क्वांटिटी कम करनी है तो शहर के अंदर कोई दूसरा काम लेकर आइए। जैसे फूड कॉर्नर आप डलवा दीजिए, वहाँ पे लोग अपना ठेला लगाएँ, वहाँ से अपनी अर्निंग करेंगे तो भाई उनको ई-रिक्शा चलाना ही नहीं पड़ेगा, थोड़ा ई-रिक्शा कम हो जाएगा। आप उनको कुछ प्रोवाइड करवा दीजिए, तब आप उसको रोकने की बात कर लीजिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है ट्रैफिक का हमारे शहर के अंदर। और दूसरी चीज़ ये है कि बहराइच के अंदर वोटर्स लिस्ट जो होती है, उसके अंदर बहुत सारे लोगों के नाम ही नहीं होते नगर पालिका में। 90% में अगर देखा जाए तो 10% की तो बात ही आप ना करिए, वो तो जानते भी नहीं कि वोटर लिस्ट में नाम कैसे आएगा, लेकिन जो 90% लोगों के नाम है ऊट-पटांग हैं। अल्फ़ाबेट ही गलत हैं, आधार में कुछ और है, नगर पालिका में कुछ और है, इस पे भी आपको काम करना पड़ेगा। नगर पालिका में जो आप जो लोग टाइप करते हैं आपका नाम, उनको रखना पड़ेगा, वो आपका आधार चेक करके तब उसमें नाम लिखें, तो इस पे भी आपको फ़ोकस करना पड़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, इन सब चीज़ों से अगर पब्लिक को आपको बचाना है, तो आप एक बूथ लगवाइए। वो बूथ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जब वो बूथ लगेगा, तो जनता खुद आपसे जुड़ के आपके पास आ जाएगी। उसको आपके पास भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने कैंप लगवा दिया, बूथ लगवा दिया कि आज घर का सबके घरों का एरिया वाइज़ आप डिसाइड कर लीजिए कि आज हम नाज़ेपुरे में ये बूथ लगवा रहे हैं, ये कैंप लगवा रहे हैं, यहाँ पे आपको अपने घर जो लोगों के नगर पालिका में नहीं चढ़े हैं, वो चढ़वा लें। वहाँ पे आपने लगवा दिया, वो अपने दस्तावेज़ों के साथ में आए, आपने उनका एक काम करवा दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा मुद्दा है कि उनका काम बहुत ईज़िली सुलझ जाएगा, आपको भी बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उनका बहुत ईज़ी काम हो जाएगा। और जीतने के बाद मुझे लगता है नगर पालिका का जो अध्यक्ष है, जैसे वो राउंड करता है इलेक्शन के टाइम में, तो साल में 2-1 राउंड तो वो अपने शहर के अंदर कर ही ले। उससे क्या है, आपको ये पता चल जाएगा कि आपके सभासद अपने एरिया में किस तरह काम कर रहे हैं और किस तरह काम नहीं कर रहे हैं। दवाइयाँ कहाँ पड़ रही हैं, कहाँ नहीं पड़ रही हैं। कूड़े का बहुत बड़ा मसला है हमारे शहर के अंदर, जगह-जगह पे कूड़े इकट्ठा होते चले जाते हैं। किसी को मालूम ही नहीं है कहाँ पे कूड़े फेंकना है। बस्ती का एक एरिया आपने डिसाइड ही नहीं किया है कूड़ा फेंकने का। कोई 4 घर के बाद कूड़े का ढेर लगाता है, कोई 5 घर के बाद कूड़े का ढेर लगाता है। अच्छा, जगह-जगह पे आपने नीली बकेट और ग्रीन बकेट रख दिया है। बकेट के अंदर कूड़ा पड़ने की जगह पे नीचे कूड़ा पड़ रहा है। ये ज़िम्मेदारी जनता की भी बनती है। उनको भी समझना पड़ेगा। अब इसके लिए आप स्वच्छता के लिए कैंप करवा इसमें बात दीजिए। जनता की नहीं, बात है रूल्स की। एक आम मैं क्यों कोई रूल फॉलो करूंगा जब मुझे पता ही नहीं कि यहाँ पे रूल है या नहीं। मैं जैसे आप नहीं, क्यों नहीं एडवोकेट पता है? आप एडवोकेट हैं, आप डबल ग्रेजुएशन कर रखी हैं, ठीक है, हाँ, आपको पता है हाँ। कि भाई ये चीज करनी है, ये चीज। आप नॉर्मल लड़ाई झगड़े की बात कर लीजिए, आपको पता है कि वो थप्पड़ मारेंगे हमारे साथ क्या होगा, लेकिन वो शख्स जिसको पता ही नहीं है थप्पड़ मारने से क्या होता है, वो तो मार ही देगा। नहीं, तो ये सफाई जो के बारे में कूड़े, किसको नहीं पता? नहीं नहीं सफ बिल्कुल पता है, लेकिन एक नियम होता है। बाहर आप चले जाओ, आप कोई भी कंट्री ले लो बाहर, जहाँ आप गई हो, जो डेवलप कंट्री, दुबई ले लो या फिर गल्फ कंट्रियाँ ले लो या यूरोप कंट्रियाँ बहुत सारी हैं, वहाँ आम आदमी जब एक कूड़ा डाला जाता है, एक पन्नी गिरेगी तो वहाँ दूसरी पन्नी भी गिरेगी, गिरेगी। 100% गिरेगी। तो सवाल ये है ना कि पहली पन्नी कौन डाल रहा है, तो अब जो पहली पन्नी डाल रहा है उसके खिलाफ बनाइए कानून, नियम, कि वो अगर पहली पन्नी नहीं डालेगा तो दूसरी पन्नी अपने आप ही कोई नहीं डालेगा। अब मैं बॉटल ये है, मान लीजिए बाहर फेंकूंगा, वहीं फेंकूंगा देखिए, जहाँ पहले से ये हम अपने देश में या अपनी बहराइच में अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 90 अभी आपने जैसे कहा कि एजुकेशन की कमी है, मैं एजुकेशन की कमी मैं है। मैं अपनी एक्सपीरियंस बता देता हूँ। जी। मैं पहली बार गया था दिल्ली, वहाँ चलती है मेट्रो, सबको पता है। हुँ, मैं मेट्रो में गया, मुझे पता नहीं था, जो ट्रैक होता है मेट्रो स्टेशन पर, ट्रैक जो बनते हैं, मैंने उस पर थूक दिया। मैनेजर या जो भी था वो कैमरा से देख रहा था, वो आया मुझे बुला के लेके गया, 200 रुपये उसने मुझसे लिए। हुँ। मैं आज तक नहीं थूका दोबारा, क्योंकि मुझे वो घटना याद है, मुझे पता है कि अभी थूक देंगे अगर तो हमें 200 रुपये देने पड़ेंगे।
तो ये एक बहुत छोटा 200 रुपए में बहुत ज्यादा नहीं थे। दिल्ली मेट्रो की बात आप कर रहे हैं। तो बस यही दिल्ली नियम की यहाँ लागू गलियां होने देखी है ना आपने? चाहिए। बहरेज में ऑलमोस्ट जगहों पर कैमरे लगे हुए हैं, चाहे मेरे घर लगे के हैं। में लगे हों या लेकिन मेरा पब्लिक कहने प्लेस का पे। मतलब है कि पनिशमेंट जो है आप एकदम से लाएंगे तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इससे पहले आप कैंपेनिंग बूथ चला दीजिए हाँ सफाई तो के ठीक है, लिए, 6 महीने आप चलवा दीजिए, मोहल्ले उसके में बाद आप चलवाइए, उनसे कहिए कि हम आपसे आह्वान करते हैं कि आप अपना कूड़ा इस जगह पे डिस्ट्रॉय करिए, उसको जगह जगह पे आप मत फेंकिए, आप इस जगह पे फेंक दीजिए। आप कम से कम साल 6 महीना इसको चलाइए, उसके बाद आप एक नोटिस बोर्ड लगवाना शुरू करिए पूरे शहर के अंदर। और नोटिस बोर्ड ऐसे नहीं कि यहाँ फला जगह पे थोड़ा सा चिपका दिया है फला, नहीं, बड़ी बड़ी होल्डिंग्स लगवा दीजिए कि कूड़ा आपको अपने मोहल्ले के जिस एरिया में जहाँ पे आपकी डस्टबिन रखी हुई है आप उसी के अंदर फेंकिए। और उसके नीचे तब कोटेशन आप लगवाइए कि अगर आप हमारे इस नियम और कानून को फॉलो नहीं करते हैं तो सीसीटीवी कैमरे में जो पहला व्यक्ति कूड़ा फेंकते हुए नजर आएगा उस पर जुर्माना लगेगा। हाँ। अब आपने ये 6 महीना चलाया तो दिमाग में आपके सेट हो गया कि हाँ ये हमें अब करना है, ठीक है। अब जब उसके बाद हम ये काम करेंगे ना तो शायद जनता उसे एप्रिशिएट कर ले। तो आप करेंगे या था? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं हाँ, करेंगे? अगर हम करेंगे नहीं तो फिर हम अच्छा ये काम हम किसके लिए कर रहे हैं? पब्लिक आप ही के लिए तो करेंगे ना। इन्फेक्शन फैलेगा किसको होगा? अगर हमारा बहराइच एकदम क्लीन सिटी में आता है तो कौन एप्रिशिएट किया जाएगा? आप और हम करे जाएंगे ना। चेयरमैन साहब का नाम होगा कि नहीं, चेयरमैन साहब का नाम उनकी कार्यशैली के लिए होगा, लेकिन एप्रिशिएट जनता ही होगी। क्यों होगी? आपने हमारी बात मानी है तब हम हुए हैं, वरना हम तो कुछ भी करते रहेंगे। तो आप अपनी लिस्ट में इसको नोट डाउन कर लीजिए। बिल्कुल नोट डाउन करूंगी, और मैं चाहूंगी कि इसमें अगर कुछ अच्छा सुधार लाया जा सकता है, आपकी तरफ से कोई विजन है तो वो भी आप मुझे बताइए। मैं उस टाइप की चेयरमैन नहीं बनना चाह रही हूँ कि जो मैंने कह दिया मैं वही करूंगी। आप अपनी एरिया की बातें खुद मुझे बताइए। अगर आप सामने से नहीं बताना चाहते हैं तो आप मुझे लेटर के जरिए बताइए। अगर आपको लगता है कि मुझे जूही को फोन करके बताना, आप मुझे चेयरमैन साहिबा या कुछ नहीं, आप सीधे मुझे जूही के नाम से संबोधित करिए, मैं बहुत खुश रहूंगी। आप मुझे बिटिया कहिए, मैं बहुत खुश हूँ। आप मुझे बहन कह के बात करिए। जितना फैमिलियर रिलेशन आपका और मेरा होगा उतना अच्छा काम हम मिलके कर सकते हैं। जब आपके अंदर दिल में ये बात रहेगा, अरे वो तो चेयरमैन है, हम कहाँ अपनी बात रख सकते हैं, तो आप अपनी बात हमसे नहीं कह पाएंगे। आप आज जैसे मैं बैठी हुई हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ मतलब मेरे बहराइच शहर का एक एक आदमी मुझसे ऐसी बात करे। वो मुझसे डायरेक्ट कहे कि जूही मेरे एरिया में ये प्रॉब्लम है, तुम इसे ठीक करा दो। अगर वो मुझे तुम कह के संबोधित करता है तो भी मुझे ठीक लगेगा। मुझे बिल्कुल अपना मतलब वो लीडर ना बनाए जिससे जनता कट के रहती है। अच्छा, बहुत सारी बातें हो गई हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। वो ये है कि एज अ पॉलिटिशियन, एक शहर की बात नहीं है या एक प्रदेश की बात नहीं है, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। एज अ पॉलिटिशियन क्या विजन क्या है आपका? आप क्या चाहती हैं भारत किस दिशा में बढ़ना चाहिए? देखिए हमारा जो देश है, सबसे पहली बात तो हमारे देश के अंदर से ये धार्मिक राजनीति चल रही है ना, सबसे पहले ये नहीं, खत्म इसको होनी तो आप चाहिए। हटा दीजिए, ये तो हट ही जाएगी आज नहीं तो कल। ये बहुत जरूरी पार्ट जैसे है। और जो कंट्रियां हैं बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ी। चाइना जो है, जब हम आजाद हुए थे, जितना हम थे उतना ही चाइना था। आज चाइना बहुत है। चाइना उनका की एक जनता विजन क्या होता है, है? उन्होंने एक बिजनेस पर बहुत फोकस किया चाइना ने, हाँ, और वो आज यहाँ पर है। तो मैं एक वैसे सवाल आपसे आपका, पूछ हाँ लूं, हाँ, चाइना के अंदर क्या धार्मिक मुद्दे होते हैं? नहीं होते हैं, वो तो खत्म हो जाएगा हम भारत में भी। पीछे क्यों हैं? हमारा सबसे बड़ा रीजन यही है। देखिए, रिलीजियस मुद्दे जो हैं ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेंगे, आज नहीं तो ये खत्म हो कितने जाएंगे कल। साल हो गए आपको पता है? 15 साल बीत रहे हैं। हाँ तो कुछ 15 साल में हम लोग कितने बड़े थे? हमारी पूरी जवानी इस एरिया में बीत रही है। हम जिस वक्त डेवलपमेंट की बात करते, हम जिस समय देश की उन्नति के बारे में बात करें, आज हम लोग बात क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं राजनीति के अंदर धार्मिक विवादों की बात कर रहे हैं। यहाँ आपको हमसे ये सवाल पूछना चाहिए था कि अगर हमारी सरकार ये बन रही है तो जो ही ये डेवलपमेंट कैसे होगा, लेकिन हम बात क्या करें, हम कैसे डेवलप हो सकते हैं? हम 50 साल से यही बात कर रहे हैं, हम डेवलप कैसे होंगे? ठीक है, बताइए कैसे कैसे क्या कर सकते हैं? बहुत सारा रीजन ऐसा है। जैसे हमारे देश में क्या होता है, कितने सारे पैसे हम इन्वेस्ट करते हैं बेकार की चीजों पे। आप ये देख लीजिए, शादी ब्याह में करोड़ों अरबों का खर्चा होता है, ठीक है। अंबानी जी की बेटी की शादी हुई, कितने पैसे खर्चा हुए? इनके पैसों का ब्यौरा कौन मांगेगा? सरकार मांगेगी ना। बिजनेसमैन आप हो, ठीक है, देश की राजनीति में आपका इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा, लेकिन आप इतना पैसा अगर अपनी बेटी की शादी में, बेटे की शादी में खर्चा कर रहे हो, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो सरकार को मांगना चाहिए। सरकार इसके ऊपर काम ही नहीं कर रही है।
हमारे बिहार के अंदर आप चले जाइए, इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन में कौन से मुद्दे उठ रहे हैं? बेकार की बातें उठ रही हैं बिहार। और सबसे ज्यादा बड़ी बात तो है बिहार हमें आईएएस देता है, पीसीएस देता है, हमें अच्छे अच्छे राजनेता देता है। हम उनके एजुकेशन को, हम उनके डेवलपमेंट को, हम उनकी काबिलियत को मार देते हैं, महज सिर्फ इस राजनीति को चमकाने के लिए कि अगर हमने हिंदू लेकर चले तो हमारी सरकार बनेगी, अगर हम मुसलमान लेकर चले तो हमारी सरकार बनेगी। आपने अपनी सरकार सिर्फ बना ली, चाहे वो बीजेपी है उसने अपनी सरकार बना ली, चाहे वो कांग्रेस है उसने अपनी सरकार बना ली, चाहे वो जो भी पार्टियां हैं वो सिर्फ अपनी सरकार बना लेती हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद जो देश के अंदर बेसिक जरूरतें हैं वो तो हमें अभी मिली ही नहीं है। उस टॉपिक पे बात करने के लिए, घुमाने के लिए सबके पास एक ही नैरेटिव बनाना होता है कि हम बहुसंख्यक कौन है और ये अल्पसंख्यक कौन है, बस। तो पीछे रहने का रीजन तो ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा हो गया ना। इसको तो सबसे पहले हमें, और इसको कौन खत्म कर सकता है? युवा खत्म कर सकता है। अच्छा, तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि आप अगर राजनीति में सक्रिय रहती हैं भविष्य में, तो आप इस चीज को एकदम खत्म कर देंगी? मेरे तो करीब में ये चीज बिल्कुल भी नहीं रहेगी, वो मैं किसी भी पार्टी से रहूं। इवन बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते हैं कि मैं एमआईएम से हूं तो मुझे हिंदू वोट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों मिलेगा आपको? मुझे मिला है, हिंदू हिंदू मुझे हिंदू वोट मिला है। मेरा ढपाली पुरवा एरिया जो है वो पूरा गढ़ है, जहाँ पे हिंदू कम्युनिटी ज्यादा है। हमें अगर उस बूथ से मुझे वोट मिला है तो आपने मुझे खाली वोट किया, मेरे उन लोगों ने भी तो वोट किया ना। कैसे नहीं मिलेगा? आप अपनी बातों को रखिए। आप क्यों ये फील करते हो कि वो नहीं करेंगे वोट? क्यों कहते हो आप? फिर ये तो वही बात हो गई ना कि अगर वो हमसे कहते हैं मुसलमान है, ये देश की तरक्की में काम नहीं करेगा, तो हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि हम काम नहीं करेंगे। और हमने ये भी एक्सेप्ट कर लिया है कि अगर मैं एमआईएम से हूं तो वो मैं वोट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगर मैं उनसे ये कहूंगी कि मैं भले एमआईएम में हूँ लेकिन मैं अपने एरिया के लिए काम करना चाहती हूँ, तो क्या वो मुझे वोट नहीं करेंगे? अगर आप उनको अपनी बातों से मुतस्सर कर लेते हैं या अपनी बातों से उन्हें कन्विंस कर लेते हैं, तो वो मुझे वोट क्यों नहीं करेंगे? तो इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होनी है। मैं ये नहीं कहती बीजेपी में मुसलमान वोट ना करे। अगर बीजेपी में अच्छा काम किया जाता है और अगर बीजेपी अच्छा काम करती है फ्यूचर के अंदर, अगर आपको ठीक लगता है तो आप वोट करो। आप राजनीति के अंदर, पार्टी के अंदर आप पार्टी चुनो तो उसके विकास पे चुनो ना। आप धर्म के आधार पे क्यों चुनते हो? मत चुनो धर्म के आधार पे। कांग्रेस अच्छा काम करती है प्रेजेंट टाइम में, अगर कांग्रेस अच्छा काम करे, कांग्रेस पे अगर आपको लगता है भरोसा है तो आप कांग्रेस की बातें कर लो। अगर आपको लगता है कि एमआईएम अच्छी है, एमआईएम काम करे, एमआईएम पे बातें कर लो। आप क्यों उसके अंदर धर्म को छेड़ते हो कि अरे एमआईएम है तो सिर्फ मुसलमान की पार्टी है? नहीं, मुसलमान की पार्टी नहीं है। वो एक पार्टी है जो देश की आजादी से पहले बनी हुई पार्टी है। जिस वक्त देश आजाद हुआ था उस समय एमआईएम पार्टी थी। क्या हम इन सब चीजों को भूल जाएंगे? तो मुझे तो नहीं लगता है कि एमआईएम पार्टी में किसी हिंदू को कभी रोका गया होगा। हाँ, आप ये देखिए कि एमआईएम को रोक रहे हैं, गठबंधन में आकर एमआईएम को क्यों नहीं लिया गया? क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर एमआईएम को हमने गठबंधन में नहीं लिया तो जो जो सीटें हम एमआईएम को देंगे वो पूरे पूरे बहुमत से जीतेंगी। और अगर इनको ये रियलाइज हो गया कि ये पूरे बहुमत से जीत रहे हैं तो हम इनकी जो आने वाली लीडरशिप है उसे हम नहीं रोक पाएंगे। और ये फैक्ट है। ये राजनीति से अगर हटके भी आप मुझसे पूछोगे तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है। क्योंकि अगर वो सीटें हमें दे देते तो जाहिर सी बात है वो सीटें हम लोग पूर्ण बहुमत से जीते। एमआईएम को वोट ना देने का जो ये रीजन है ना कि हम सिंगल वोटर्स हैं उसके अंदर, बस यही एक रीजन जो आपने बना के दिलों में रख लिया, हम सिंगल वोटर नहीं है। आप पहले हमको अपने आप में शामिल करके तो देखो, आपने तो शामिल ही नहीं किया। अब ये जो लोग कहते हैं कि आप वोट पे गए, मतलब आप कहते हो कि एमआईएम वोट काटने वाली पार्टी। अच्छा ये बताइए, 21% वाला वोट काटता है, 11% वाला वोट नहीं काटता है, 4% वाला वोट नहीं काटता है, सिर्फ 21% वाला वोट काट लेता है। सबको लड़ने का अधिकार है, आप अपना वोट बचाओ ना। सही है। आप बचाओ, हम अपनी काबिलियत से लड़ रहे हैं, हमें लड़ने दो। हमें तो लगता है आप हमारा वोट काट रहे हो। अगर आपको ये डरना होता तो आपने आज हमको उसके अंदर शामिल करके रखा होता। गठबंधन में आपको डर है, हमें डर नहीं है। आप गठबंधन में हमको शामिल करते। अगर आप गठबंधन में शामिल नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि आपको डर है कि आपका वोट का रेशियो खत्म हो जाएगा आज नहीं कल।
तो आपके अंदर डर है, हमारे अंदर डर नहीं है, हम तो लड़ रहे हैं, हम लड़ेंगे अपने हक के लिए, चाहे पार्टी के बेस पे लड़ेंगे, इंडिविजुअल लड़ेंगे, जैसे भी लड़ेंगे, हम तो अपने हक के लिए लड़ेंगे ही। एमआईएम नहीं रहेगी तो क्या मुसलमान अपने हक की बात नहीं करेगा? लेकिन अपने हक की बात रखने के लिए कोई तो फील्ड आपको चाहिए होती है, कोई एक स्टेज चाहिए होता है जहां पे आप फ्री होके बोल लो। अब जैसे समाजवादी पार्टी के लीडर्स, मुस्लिम लीडर्स जो हैं, बिना भैया के इशारे के वो बोल नहीं सकते हैं, कठपुतली हैं। डोर जैसे भैया नचाता है ऊपर वाला, नीचे वाला भैया वैसा नाचता है। तो या तो कठपुतली बनिए या तो अपनी लीडरशिप पैदा करिए और बराबरी की लीडरशिप है। भाई हम तो कहते हैं अगर हमारी पार्टी से, एमआईएम से, बहराइच से कोई हिंदू भाई हमारा उठना चाहता है विधानसभा के लिए, पूरे तन मन धन से उसको सपोर्ट करेंगे और लड़ाएंगे। आइए आप लड़िए, हम नहीं देंगे किसी मुसलमान को टिकट, हम हिंदू को देना चाह रहे हैं, लेकिन आप मांगिए तो हमसे टिकट, हमारे पास आइए, हम साथ में मिलके लड़ेंगे, देश के लिए काम करेंगे। पहले क्या जब देश की आजादी में सारे संगठन थे, मुस्लिम लीग थी, कांग्रेस थी और भी न जाने कितने संगठन थे, देश की आजादी में कूदे, लड़ाई किया, आजादी हिंद फौज थी, बहुत सारी चीजें थी उस टाइम पे, सबने मिलके तो लड़ाई की थी, कोई एक अकेला संगठन लड़ा था क्या? सब तो लड़े थे। तो आज भी उसी तरीके से लड़िए, देश की गंदगी से लड़िए, देश के अंदर बढ़ते हुए भ्रष्टाचार से लड़िए, देश में जो विकास रुका पड़ा हुआ है राजनीति में उटपटांग हरकतों की वजह से, उसको खत्म करके लिए हम और आप मिलके लड़ते हैं उसके लिए। अब ये अलग बात है कि आप किस पार्टी से लड़ रहे हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आप हमारे लिए, हमारे देश के लिए अच्छा काम करते हो, मेरे लिए आप पहले इंपॉर्टेंट हो, पार्टी सेकेंडरी है। मुझे तो लगता है पार्टी को इतना वैल्यू दो ही ना जितना आप अपने देश को वैल्यू दो। देश अगर है तो पार्टियां हैं, देश नहीं है तो पार्टियां नहीं है। जाहिर सी बात है। और आपने हमें गठबंधन में शामिल नहीं किया, ये आपकी कमजोरी शो कर रही है, हमारी कमजोरी नहीं शो कर रही। भाई हम तो लड़ने के लिए तैयार है, आप हमें साथ रखोगे तो लड़ेंगे, नहीं साथ रखेंगे तो आप छोटे छोटे दलों को शामिल कर रहे हो। एमआईएम को क्यों नहीं शामिल किया आपने? सवाल तो एक है। जिस दल के अंदर 5 लोग भी नहीं है वो भी आप में शामिल है। हमारे पास वोटों की संख्या है, हमारे पास लोगों की संख्या है, लेकिन आपने हमें शामिल नहीं किया है। तो ये गलती है, इसे मुसलमान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उनकी लीडरशिप को हर जगह दबाया जाता है। तो आप अपनी लीडरशिप, जरूरी नहीं है कि आप पार्टी से बनाओ, आप अपनी इंडिविजुअल अपनी बना सकते हो, लेकिन आप अपनी लीडरशिप बनाओ। और अगर आपको वो प्लेटफॉर्म एमआईएम देती है तो आपको उस प्लेटफॉर्म को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक बेकार है। देश के अंदर आप देखिए, उत्तर प्रदेश में आप 21% हैं, 20% हैं, लेकिन आपका एक भी डिप्टी सीएम नहीं आज तक बनाया गया। क्यों नहीं बनाया गया? हक तो बनता था आपका। बिल्कुल। क्योंकि सबसे बड़ा अगर देखा जाए 7%, 11%, 3% में आप 21% तो बहुत ज्यादा हो। डिप्टी सीएम की मांग आपने क्यों नहीं की? करते मांग, आपने क्यों नहीं किया? आपको अदना सा वो फलाना मंत्री बना दिया जाता है, ढिमकाना मंत्री बना दिया जाता है, जाइए सड़कें बनवाइए, जाइए ये करिए। और बहराइच में आप देख लिए, अभी तक बहराइच से लेकर लखनऊ तक एक ट्रेन ना आपने चलवाई। जबकि अगर लखनऊ और बहराइच के बीच में ट्रेन का सिस्टम हो जाता है तो सबसे पहली बात तो यहाँ का एजुकेशन जो लेने के लिए बच्चा बस से जाता है, 300-300 रुपए, 400-400 रुपए में बस से जाता है, 4 घंटे में पहुंचता है। प्राइवेट टैक्सी करता है 500-500 रुपए में लूज, वो जाता है, या तो बुकिंग करता है तो 3000 रुपए में जाता है। ये एजुकेशन लेने वाले बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं 3000 की कार? उनको क्या हक नहीं है ट्रेन का? आप एक ट्रेन का सिस्टम दीजिए, राजधानी से हम इतने करीब हैं, हम डेवलप ही नहीं हो रहे हैं। 2 घंटे का रास्ता है और हम डेवलप ही नहीं है। जबकि इंटरनेशनल बॉर्डर से भी हम जुड़े हुए हैं, तब भी हम डेवलप नहीं है। तो ये कमी कहीं ना कहीं हमारे नेताओं की भी तो है। उसको डेवलप करने का काम कौन करेगा? आप और हम ही तो करेंगे। भाई मैंने आज आपसे 2 बातें सीखी। सबसे पहली बात तो मैंने आपसे ये सीख ली कि अपनी बात को रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना जरूरी है बहराइच के अंदर, जो कि अब आपने दे दिया है। ये आपको मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ इसके लिए। दूसरी चीज ये आज है, आज मैं आपसे मिली हूँ, हो सकता है कल और 4 लोगों से मैं मिलूंगी। तो हमें अपने शहर के अंदर जो नायाब हीरे हैं इनको तलाशना, तलाश करके बाहर करना है। इन्हें खत्म नहीं करना है, इन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करना है, इसको आगे बढ़ाना है, अप्रिशिएट करना है। अगर उनको कहीं हमारी जरूरत पड़ती है तो उनको हम आगे बढ़ाएं, उनको दबाएं नहीं राजनीति के नाम पे। ठीक है, आप किसी और पार्टी को पसंद करते होंगे, ये बातों को भूलकर आपकी अच्छी कार्यशैली पे हमें ध्यान देना है कि आप कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो बीइंग अ
शहर के हम दोनों हैं, उस बेस पे हम आपको सपोर्ट करके आगे बढ़ाएँ, मेरा ये मानना है। जब आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी नगर पालिका अध्यक्ष किसी पार्टी का नहीं होता। वो अपने नगर का अध्यक्ष होता है, अपने नगर के डेवलपमेंट पे काम करता है, वो किसी पार्टी का लीडर या किसी पार्टी का नगर अध्यक्ष नहीं होता है। अगर ऐसे ही होता तो निर्दलीय लोग जीत-जीत कर नहीं आ रहे होते हैं। ठीक है मैडम, बाकी की बातें अगले सेशन में करेंगे, बहुत लंबी बात हो गई है और धन्यवाद, आप यहाँ आई, बहुत अच्छी बातें करी आपने।